अब नए सिलेबस में इकोनॉमिक्स डाला है, वो भी 150 नंबर का, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पर इसमें तो कई ऐसे होंगे जो घोड़ी पे चढ़ के आए होंगे, वो सुस्सू लगी है सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो, हमें जल्दी में जाना है। तो जो जल्दी में आए हैं उनको मैं बता दूं, इस प्रकार से कंटेंट मैंने लिख दिया है। अगर तुम्हें क्लास समझने में इंटरेस्ट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो, इनके नोट्स बनाओ, घर पे रट्टा लगाओ, और ईमानदारी से बताऊं तो जो मैंने लिखा है लगभग इसी से मिलते जुलते प्रश्न आ जाएंगे। और इस साल मेंस में तो केवल वही पूछेगा जो सिलेबस की हेडलाइन है, बाकी जिसको बेसिक बनाना है वो पूरा वीडियो देख ही रहा होगा मेरे हिसाब से। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एमपीपीएससी ने जो अपना नया सिलेबस जारी किया है उसमें प्री में भी बदलाव किए हैं, मेंस में भी बदलाव किए हैं। प्री में तो ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, जैसे अब पहली यूनिट में भारत का इतिहास पढ़ना है और उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक जोड़े गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। अब प्री हो या मेंस हो, विश्व भूगोल पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो हमें प्री में अब विश्व भूगोल नहीं पढ़कर जाना है। ठीक इसी प्रकार से पुराने सिलेबस के अनुसार यूनिट 10 में पहले आयोग का यूनिट हुआ करता था, अब उसको वहां से हटाकर जनजातियां डाल दी गई हैं। पर मैं ये बोल रहा हूं कि आयोग के यूनिट को हटाया गया है, आयोग को नहीं। यानी पॉलिटी वाले टॉपिक में आपको एक लाइन में लिखा हुआ दिख जाएगा कि आयोगों को पढ़कर आना है। फर्क इतना है, पहले पूरा एक यूनिट आयोग के लिए हुआ करता था तो 8 से 10 क्वेश्चन बनने की संभावना थी। अब केवल एक लाइन में आयोग लिखा हुआ है तो 1 से 2 प्रश्न ही बनेंगे। जो भी प्री में बदलाव हुए हैं सिलेबस में उसके लिए हमने एक वीडियो बनाकर अच्छे से चर्चा कर ली है, अब यहाँ पर वो चर्चा करना जायज़ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मेंस में जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, नए सिलेबस और पुराने सिलेबस के बीच में मैंने तुलनात्मक एक वीडियो भी बनाया है, उससे आपको हेल्प भी मिली है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है सिलेबस को शुरू करना। नए सिलेबस के अनुसार अब क्लासेस चल रही हैं। एमपीपीएससी मेंस में मैं 2 पेपर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, पेपर फर्स्ट में और पेपर थर्ड में। पेपर फर्स्ट में पार्ट बी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पेपर थर्ड में पार्ट ए अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक जो मुख्य परीक्षा में टोटल 6 पेपर हैं, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 से 4 तक पेपरों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5वां और 6वां पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। ठीक उसी प्रकार से थर्ड पेपर को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पेपर पार्ट ए पार्ट बी इतिहास भूगोल, दूसरा पेपर पार्ट ए पार्ट बी, तीसरा पेपर पार्ट ए पार्ट बी, चौथा पेपर पार्ट ए पार्ट बी। तो तीसरा पेपर का जो पार्ट ए है इसमें हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है सिलेबस में। और जो पार्ट बी है इसमें हमें विज्ञान और तकनीक पढ़कर जाना है। तो एमपीपीएससी मेंस का कोर्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। हमने पेपर उठाया है पेपर थर्ड, उसमें पार्ट उठाया है ए। याद रखना, जैसे पेपर थर्ड 2 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे ही प्रत्येक पार्ट 5 यूनिट में डिवाइड होता है। यूनिट 1 इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू पढ़कर जाना है हमको। फिर यूनिट 2 इसमें कराधान और विभिन्न प्रकार की नीतियां पढ़नी है, जैसे कि मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति इत्यादि। यूनिट 3 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। और यूनिट 4 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण देखना है हमको। और जो यूनिट 5 होगी इसमें प्रायिकता और सांख्यिकी हमको पढ़कर जाना है। कुल मिला के यूनिट 5 में गणित दिया गया है। यूनिट 1, 2, 3, 4 मैं साक्षात तुमको कराऊंगा। यूनिट 5 दीपेन सर कराएंगे। अगर दीपेन सर उस समय उपस्थित नहीं रह पाए, उनका शेड्यूल बिजी रहा, तो फिर उन्हीं के समकक्ष का कोई अध्यापक इस 5वीं यूनिट को गुणवत्तापूर्ण तरीके से रिकॉर्ड करके आपको देगा। आशा करता हूं भूमिका आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए, कौन सी मुख्य परीक्षा? नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो 2024 की मुख्य परीक्षा होने वाली है। देखिए, ये जो नया सिलेबस है 2024 से लागू होगा, मतलब 28 अप्रैल को जो प्री होने वाला है 2024 में,
ये नए सिलेबस के अनुसार होगा। प्री पास होने के बाद अनुमान है कि जुलाई में इसका मेंस होगा। तो हम लोग जुलाई के लिए तैयार हो रहे हैं नए सिलेबस के अनुसार। पेपर 3 पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट ए। उस पार्ट ए में हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1, जिसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। कैसे दिखेगा? कुछ इस प्रकार से। यह है तीसरा प्रश्न पत्र, खंड आ यानी पार्ट ए। यहां उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, जिससे मेरी परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। अर्थशास्त्र बहुत बृहद हो जाता है, अर्थव्यवस्था तक तो ठीक था, तो इसीलिए हमें एक एक शब्द को समझने की जरूरत है। तो यहां पे अगर अर्थशास्त्र लिखा है तो थोड़ी सी चर्चा अर्थशास्त्र पर होनी चाहिए। अब देखो इस टॉपिक पे क्या लिखा है। पहले यूनिट पे लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे 3 शब्द हमको मिल गए हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र, दूसरा है अर्थव्यवस्था और तीसरा है मौलिक पहलू। बिना इनका अर्थ समझे मुझे नहीं लगता है कि आप इन टॉपिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। रटने के लिए अगर कहो, जो बच्चे इसमें पुराने बैठे होंगे, पुराने चावल, तो मैं बता दूं कि हम आज की क्लास में मौलिक पहलू पढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे प्रमुख विशेषताओं पर। तो जो प्रमुख विशेषता वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसका जो कंटेंट है वो ऐसा दिखाई देगा हमको। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर इससे अगर तुमको समझ है इकोनॉमिक्स की शुरुआत में, तो आप निश्चित तौर पर इस पर काम कर लीजिए, और अगर समझ नहीं है तो फिर इंतजार कीजिए, चीजों को समझिए। ये आज एक टॉपिक का पूरा कंटेंट है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे दिया है। और टॉपिक हमारा कौन सा होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पर मैं विशेषताओं तक पहुंचने से पहले, कंटेंट देने से पहले, फैक्ट बताने से पहले, मैं चाह रहा हूं कि बच्चे को यह समझ में आए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। और दूसरी बात यह है कि मौलिक पहलू का यहाँ पे क्या अर्थ है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक ये शब्दावलियां आपको परेशान ही करती रहेंगी। कंटेंट भले ही आप इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप तो यूं समझो कि इन दोनों का गांव की भाषा में समझना, बहुत लंबा नहीं जाएगा क्लास ये, है ना, समय कम है हमारे पास और सिलेबस बहुत बड़ा। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे संसाधनों का प्रबंधन किया जा सके। संसाधनों का प्रबंधन किया जा सके। अब यहां पे 2 प्रश्न उठेंगे कि अर्थशास्त्र क्या कर सकता है? संसाधनों का प्रबंधन। अर्थव्यवस्था भी क्या करता है? संसाधनों का प्रबंधन। अब पहले इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि संसाधन होते क्या हैं, और दूसरा प्रश्न यह है कि संसाधनों का प्रबंधन क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, संसाधन का मतलब ऐसी कोई भी युक्ति जिसका प्रयोग मानव करना जानता हो वो संसाधन कहलाएगा। यानी मानव अपनी सुविधा के लिए जिस भी युक्ति का प्रयोग करता है वो सब युक्तियां संसाधन कहलाएंगी। जैसे मानव ने कोयले का प्रयोग किया, कोयला जलाकर उसने आग जलाई, आज वो उस आग से लोहे को पिघला रहा है, बिजली को बना रहा है। तो जो कोयला प्रकृति ने हमें दिया, मानव उसका प्रयोग करना जान गया। तो जिस भी युक्ति का, यहां युक्ति का मतलब है जो भी वस्तु प्रदत्त हमें प्राप्त है उसका प्रयोग अगर मानव करना जान रहा है तो समझ जाना वो वस्तु तुम्हारे लिए संसाधन है। जैसे यूरेनियम को ले लो, थोरियम को ले लो, हजारों सालों से जमीन में दबा था। जब तक वो जमीन में है तब तक वो साधन है, और जब हमने उसका प्रयोग करना सीख लिया कि यूरेनियम से बिजली बन सकती है, यूरेनियम से परमाणु बम बन सकते हैं, फलाना हो सकता है, ढिकाना हो सकता है, तो जो हजारों सालों से दबा हुआ था, जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करना जानते थे तब तक तो वो साधन था। जैसे ही प्रयोग करना सीख गए वो संसाधन हो गया। तो संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। तो जब मानव अपनी सुविधा के लिए किसी युक्ति का प्रयोग करना सीख जाता है तो वो संसाधन कहलाते हैं।
फिर दूसरा है कि ये संसाधनों का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं। उसका सीधा सा जवाब ऐसे समझिए कि हम बात कर लें भारत की, तो भारत में जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया का 17.5% है, और भारत के पास जो जमीन है वो पूरी दुनिया का 2.42% है। इसका मतलब है कि जमीन हमारे पास कम है, यानी कि क्षेत्र जो है वो हमारे पास कम है, और जो जनसंख्या है वो हमारे पास ज्यादा है। अब ये जो क्षेत्र है इसको थोड़ी देर के लिए समझिए संसाधन, और जनसंख्या का मतलब है लोग, और आसानी भाषा में समझिए, इस संसाधन को समझिए पूड़ी और सब्जी, और यहां हो रहा है भंडारा। अब लोग अगर ज्यादा हैं तो पूड़ी और सब्जी कम हो जाएंगी, जो कि दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारे सामने ये चुनौती है कि कम पूड़ी में ज्यादा लोगों को प्रसाद कैसे खिलाया जाए, कोई खाली हाथ ना जाए, कोई भूखा ना जाए। और जो ये मैनेज कर लेता है बस वही तुम्हारी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की कैटेगरी में माना जाएगा, क्योंकि पूरी मेरी नजर में संसाधन है, और संसाधनों का प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था कहलाता है। यहां तक आप मेरी बात समझ पाए हो। आप लोग भी अपने कमरे में बैठकर अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र खेलते हो, आपको पता नहीं होता। सोच कर देखो, बाथरूम में तुम चले गए, रेलवे के किसी प्लेटफॉर्म पर, तुम्हारा पेट बुरी तरह से खराब है और तुम अपने आप को नहीं रोक पाए, और तुमने वहां पे गरज के साथ छींटे दे दिए पूरे बाथरूम में, धड़ाम धूम धड़ाका कर दिया, और उसमें पानी नहीं था। अब पानी थोड़ा सा है, तुम्हारी कला है कि अगर तुम उस थोड़े से पानी से अपना क्षेत्रफल निर्धारित कर डालो तो तुम बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हो। तो जो तुम्हारा क्षेत्रफल है, जो तुमने धूम धड़ाका किया है, वो है जनसंख्या, और जो पानी बचा हुआ है वो है संसाधन। अब तुमने उस थोड़े से पानी से कैसे पूरी जनसंख्या को साफ किया होगा, वो तुम्हारी कला है। तो तुम बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हो और बहुत अच्छे अर्थव्यवस्था के परिचायक हो। मेरी बात समझ पाए? मजाक में एक बात बोली है मैंने। सीधी सी बात यह है कि कम पैसे में चीजों को मैनेज करना शानदार अर्थशास्त्री कहलाएगा। बजट, मम्मी सबसे अच्छी अर्थशास्त्री होती हैं, घर का बजट ऐसे तो चलता है। तो इतना समझ में आया कि संसाधनों का प्रबंधन करते हैं हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। तो सर जब दोनों में ही प्रबंधन कर रहे हैं तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो अर्थशास्त्र है ये वास्तव में प्रबंधन कैसे किया जाए उससे संबंधित नियम बनाता है, यानी कि यह एक प्रकार से सिद्धांत है। यानी संसाधनों को प्रबंधन करने का जो नियम है उस नियम की किताब को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इस नियम का हम क्या करेंगे? प्रबंधन करना है तो इस नियम का हम क्या करेंगे? अभ्यास। तो जो अभ्यास है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अच्छा, अब अभ्यास कोई ना कोई तो करेगा। मान लो अगर भारत ने किया तो भारतीय अर्थव्यवस्था, यूएस ने किया तो यूएस की अर्थव्यवस्था, जापान ने किया तो जापान की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का अभ्यास है, और अर्थशास्त्र नियमों और सिद्धांतों का एक किताब है। यह एक प्रकार से विज्ञान है और यह एक प्रकार से कला है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं गाड़ी चलाने वाला, जैसे 30 दिन में गाड़ी चलाना सीखें, तो उसमें तो नियम लिखे हैं ना, कैसे क्लच छोड़ें, कैसे ब्रेक लगाएं। तो कलाकार तो वो है, देखो क्लच छोड़ना, ब्रेक लगाना सबको आता है। आप भी स्कूटी और मोटरसाइकिल चला लेते हो, मैं भी चला लेता हूं। अब कोई एक पहिए से चला पा रहा है, वो कला है उसकी। नियम तो सबके लिए बराबर है। तो अर्थव्यवस्था उसकी बहुत अच्छी होती है जो अभ्यास बहुत अच्छा करता है। अभ्यास का मतलब जो कहा गया है बस उन नियमों को पालन कर सके, समझ रहे ना, वो बेस्ट अर्थव्यवस्था है। और भारत में क्या है, अभ्यास अच्छे से हो नहीं पाता। अभ्यास क्यों नहीं हो पाता? रोकने टोकने वाले बहुत आते हैं। जैसे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे ना,
तो रोकने टोकने वाले लोग आ जाते थे। तो ऐसे ही रोकने टोकने वाले लोग आते हैं। अच्छा, रोकना टोकने का मतलब बोलते हैं इकोनॉमिक्स में बाधाएं बहुत हैं। तो जब भी तुमसे बाधाएं और समस्याएं मेंस में समझ आ जाए तो इसमें कई सारे डायमेंशन खोल देना, जैसे राजनीतिक बाधा, जैसे धार्मिक बाधा, सांस्कृतिक बाधा, सामाजिक बाधा। तो अभ्यास नहीं हो पाता अच्छे से। अब एक उदाहरण बताता हूं इस अभ्यास के लिए, समझिएगा। जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा ऐसे समझो, और यहां पर श्रीलंका है। यहां राम सेतु है, एडम ब्रिज बोला जाता है। जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए अभी इस प्रकार से हमको घूम के जाना पड़ता है। और यहां पर है हम्बन टोटा का एक बंदरगाह जहां चीन बैठा हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम इस प्रकार से, ये जो राम सेतु है, कुछ लोग बोलते हैं कोरल निर्मित है, यहां पर खुदाई कर दें और ये वाला जो मन्नार की खाड़ी वाला बैरेज है इसको गहरा कर दिया जाए, तो हमारे पानी के जहाज यहां से निकलने लगे। तो इस प्रकार से जो हम्बन टोटा वाला प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, इतना लंबा रास्ता तय करके जाएंगे तो डीजल पेट्रोल कम जलेगा, तो जो सामान इस जहाज में आ रहा होगा वो सस्ता हो जाएगा। यही व्यवहार है, सिद्धांत तो यही कहता है, क्योंकि प्रबंधन करना है ना। लेकिन हम ये पुल नहीं खोद सकते क्योंकि हमारी आस्था का विषय है। तो ये धार्मिक कारण हो गया, जिसकी वजह से अर्थशास्त्र का एक नियम यहाँ लागू नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अगर ये पुल खोदेंगे तो इस प्रकार से हम यहाँ से एंट्री कर पाएंगे और कई डॉलर, अरबों डॉलर हमारा पैसा बचना शुरू होगा और हमारा एक खुद का इम्पैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। क्या मैं समझा पाया हूं ये बात? तो इस प्रकार से कई सारी बाधाएं होती हैं जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था उतना अच्छा अभ्यास नहीं कर पाती, और अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो अच्छे स्कूटी चालक नहीं बन पाओगे, एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। इसीलिए अर्थव्यवस्था भारतीय कभी गिरती है कभी उठती है। गिरने का मतलब गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है। जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां इस प्रकार की बाधाएं कम होती हैं। उन्हें मालूम है कि अर्थव्यवस्था अलग चीज है और आस्था अलग चीज है। जब तक दोनों मिक्स रहेंगी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा विकास में। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, इसको अदरवाइज ना लीजिएगा, है ना। चलिए, तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था होता क्या है। अब अर्थशास्त्र चूंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 पॉइंट समझ लो, शायद इससे 2 मार्कर्स बन जाए। जैसे अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धन का शास्त्र, जो पैसे की बात करता हो। और यह शब्द किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा है। एडम स्मिथ की एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगर आप देखो ध्यान से तो ग्रीक भाषा के ओइकोस और नोमस से मिलकर बना होता है ओइकोनोमिया। इसी ओइकोनोमिया को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर इस ग्रीक भाषा को हिंदी में तोड़ा जाए तो ओइकस का मतलब होता है घरेलू और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन। तो घर में जो संसाधन है उनका प्रबंधन करना ही ओइकोनोमिया कहलाता है और उसी का बृहद रूप अर्थशास्त्र कहलाया। यानी कि मम्मी नियम कानून बनाती हैं कि परचून की दुकान से कितना राशन आएगा, कितना पैसा बचेगा, बच्ची की शादी करनी, कितना पैसा इकट्ठा होना है। पापा नियम बनाते हैं कि इतना पैसा बच्चे की शादी के लिए बीमा में जाएगा ही जाएगा। तो जो नियम बनाए जा रहे हैं, रात में जो पति पत्नी सोचते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, वो एक्चुअली उनका अर्थशास्त्र है, वो नियम बनाया जा रहा है। उन्होंने रात को सोच लिया कि अपनी जो इनकम है वो मान लो 40,000 रुपए है। हम लोग रात में ये सोचेंगे कि इस 40,000 को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो पूरे महीने का जो आम फैमिली होती है, जो साधारण वर्ग हम लोग हैं, वो पूरे महीने का अपना खर्चा एस्टिमेट कर लेते हैं। पापा के दिमाग में बहुत चलता है, जब पापा की पेमेंट आती है रात को तो वो सोचते हैं कि 40,000 आया है, 10,000 हमें अपने बच्चे को भेजना है। इंदौर में बेचारा रात में आंखें काली कर रहा है, पढ़ रहा है, भविष्य में हमारे गुदड़ी का लाल बनेगा, SDM बनेगा, और वो हरामखोर रात में मोबाइल देख रहा है, सन्नी लियोनी चल रहा है रात में। वहां पापा सोच रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूं अगर वो हो गया तो हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने सोच लिया रात में पेमेंट आते ही
कि 10,000 रुपए बच्चे को ट्रांसफर करने हैं, 5,000 बच्ची के नाम करने हैं, दूध घी का हिसाब करना है, सब्जी पत्ती लाना है, फलाने काम ढिकाने काम, बीमारी हारी, इस प्रकार से पूरा रात में सोच लिया पापा ने। सुबह जगते हैं तो उसको अभ्यास करने लगते हैं। पहला ट्रांसफर 10,000 बच्चे को कर दिए, 5,000 रुपए का बीमा कट गया। इस प्रकार से जो रात में सोचा मम्मी और पापा ने, वो अर्थशास्त्र है। जो सुबह अप्लाई हो गया वो अर्थव्यवस्था है। पर अर्थव्यवस्था में बाधाएं होती हैं। अब 10,000 बच्चे को ट्रांसफर करने थे, मालूम चला कि छोटा बच्चा है, उसको चोट लग गई, हॉस्पिटल ले गए, पूरा पैसा वहीं खर्च हो गया, तो बाधाएं आ गई। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो हमें वहां समझनी होंगी। एक प्रश्न और बन सकता है अर्थशास्त्र को लेकर 2 नंबर में। माफ कीजिएगा अगर मैं बार बार 3 नंबर बोल रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्यों? पहले 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स थे। अब हो गए हैं 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स, 10 मार्कर्स। इससे पहले अलग ही था सब कुछ, 3, 6, 15। तो मुश्किल हो जाता है एक टीचर के तौर पर बार बार इन चीज़ों को रिकॉल करना। तो अगर मैं 3 बोलूँ तो तुम 2 समझना, 5 बोलूँ तो 7 समझना, 11 बोलूँ तो 10 समझना, है ना। बाकी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर ही लिया था और आशा करता हूँ कि आप मेरी इन गलतियों को क्षमा करेंगे। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हृदय बहुत बड़ा है भाई तुम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के घटक लिखिए। तो आपको घटक लिख के आना है। अगर वो 2 नंबर में पूछेगा तो ये पॉइंट लिख देना: उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, लोकवित्त। ये अर्थशास्त्र के घटक हैं। और अगर इसको अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखूं तो यही अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू हैं। अब उसने हमसे कहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू पढ़कर आओ। तो मैं मौलिक पहलू में किस पर बात करूंगा? उत्पादन पर, उपभोग पर, वितरण पर, विनिमय पर, लोकवित्त पर। इससे ज्यादा कोई मौलिक पहलू हो ही नहीं सकते। तो अर्थव्यवस्था के कोई मौलिक पहलू लिखिए, ये रहे मौलिक पहलू। अर्थशास्त्र के घटक लिखिए, ये रहे अर्थशास्त्र के घटक। 2 नंबर में जरूर आएगा इस प्रकार के प्रश्न, तैयार रहिए। देखिए ये जो घटक हैं ये अर्थशास्त्र के परंपरागत घटक हैं। अब जो नई संकल्पना आई है उसमें राजस्व को भी अर्थशास्त्र का घटक माना जा रहा है, जन कल्याण को भी अर्थशास्त्र का घटक माना जा रहा है और विदेशी विनिमय को भी अर्थशास्त्र का घटक माना जा रहा है। इसका मतलब मौलिक पहलू तो ये हैं ही हैं। अगर मौलिक पहलू को मैं यहाँ पे भी ले आऊं, राजस्व, जन कल्याण और विदेशी विनिमय, यानी कि भारत के साथ साथ शेष विश्व को शामिल कर लूं तो ये भी मौलिक पहलू में शामिल होंगे। अब 7 नंबर में आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू लिखिए। तो 5 तो ये रहे, 2 इसमें से उठा के लिख देना। 7 नंबर में आ जाए अर्थशास्त्र के घटक लिखिए। अब मैं इनको अभी आपको समझा दूंगा। अभी ये हेडिंग है, इसमें 2-2 लाइन तुम्हें लिखना अपने आप आ जाएंगी, परेशान नहीं होना है। फिर एक इसमें डायमेंशन और खींच सकता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी शाखाओं के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है व्यक्तिगत स्तर पर उसके प्रबंधन की चर्चा करना और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है सामूहिक स्तर पर उसके प्रबंधन की चर्चा करना। जैसे किसी हॉस्टल में एक बच्चे का क्या खर्चा है, वो बच्चा अपने आने वाले पैसे को यानी 10,000 को कहाँ खर्च करता है, किस चीज पर वो अपना उपभोग करता है। अगर मैं उसका अध्ययन करूं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। पूरे हॉस्टल का ओवरऑल अध्ययन करूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कीमत, बाजार, मांग, उत्पादन ये प्रमुख घटक होते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, जन कल्याण ये प्रमुख घटक होते हैं। तो कई अगर ऐसे पूछ दें वो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके घटकों को लिखिए, उत्तर हैंडल कर लोगे। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसके घटकों को लिखिए, उत्तर हैंडल कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो घटक दिख रहे हैं ये एक्चुअली व्यष्टि अर्थशास्त्र के ही घटक हैं और मुद्रास्फीति, गरीबी, मंदी, बेरोजगारी ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र के समर्थक थे एडम स्मिथ और समष्टि अर्थशास्त्र के समर्थक थे मैनोर्ड कीन्स। कीन्स और मैनोर्ड, एडम स्मिथ और मैनोर्ड कीन्स में बेसिक सा डिफरेंस है, वो भी सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए जो एडम स्मिथ साहब हैं इनका बहुत थ्योरी काम किया, चीजें समझी। ये बस इतना कहते हैं कि उत्पादन कर दो, उत्पादन
कर दो बिक जाएगा। अरे अब एडम स्मिथ तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख गए हैं, उस पर तो हमें चर्चा नहीं करनी है। पर ये बात मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, फिर से बोलो सर, इतना डेप्थ में क्यों जाने का प्रयास कर रहे हो? क्योंकि यहाँ अर्थशास्त्र शब्द लिखा है, तो थोड़ा सा तो भूमिका बनाना बनता है। कहीं 2 नंबर में हमसे कोई ऐसी चीज ना पूछ ले जो हम चूक रहे हो। सर इसको सरल करो, क्या कहना चाह रहे हो? वो ये कहता है कि उत्पादन मतलब कोई चीज बना दो, उसकी मांग हो जाएगी। बिकने का मतलब मांग हो जाना। तो इस हिसाब से अगर मैं एडम स्मिथ की बात मानूं तो वो ये कह रहा है कि क्लास लॉन्च कर दो, कोर्स खरीद लेंगे बच्चे। भाई एडम स्मिथ के अनुसार तो यही बात है कि तुम तो लॉन्च करो, बच्चे अपने आप खरीदेगा। समोसे वाले ने सुन लिया, तुम तो समोसे बनाओ, खाने वाला अपने आप खाएगा। कार वाले ने सुन लिया, तुम तो कार बनाओ, खरीदने वाला अपने आप खरीदेगा। तुम तो उत्पादन करो, बिक जाएगा। यानी कि तुम 100 सीट निकालो कोर्स की, बच्चे तुरंत खरीद लेंगे, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा। और शुरू में एडम स्मिथ का यह सिद्धांत बहुत दम से काम किया। अब देखो मैं बहुत शॉर्ट में चीजें समझा रहा हूं। एडम स्मिथ को पढ़ेंगे तो 12 से 13 क्लास लगती हैं। अब 12 मिनट में अगर मैं एडम स्मिथ को समेटूंगा तो बहुत सारे पहलू रह जाएंगे। जो उसका निचोड़ है वो यही है कि एडम स्मिथ ने कहा था मांग कर दो, उत्पादन कर दो, बिक जाएगा। पर एडम स्मिथ एक चीज भूल गया कि जो मांग है ना, यानी बिकना जो है ना, वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, सामने वाला तब खरीदेगा जब उसकी इनकम हो। दूसरा, सामने वाला तब खरीदेगा जब उसको उस पर विश्वास हो। और तीसरा, सामने वाला उसको तब खरीदेगा जब वो चीज फैशन में हो। यहां विश्वास का मतलब इच्छा है। अब सोचो, आप मेरा कोर्स लेने के इच्छुक हैं, कब लोगे? जब जेब में पैसा हो। भैया कोर्स है मान लो 1000 रुपए का, अब जेब में है 900 रुपए, तो मेरा कोर्स तो आप ले ही नहीं पाओगे, तो तुम रेस से पहले ही बाहर हो गए। तो क्या मांग करोगे कोर्स की? नहीं। तो फिर एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। चलो मैं मान के चलता हूं कि 1000 रुपए का कोर्स है, तुम्हारी जेब में 1000 रुपए है, यानी एक फैक्टर काम कर रहा है। फिर तुमको इच्छा भी है, विश्वास भी है कि नहीं यार, ये जो नैया पार है इनका कंटेंट बहुत सही होता है, टू द पॉइंट होता है, कोई बकवास नहीं, एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। तो तुम्हें विश्वास है और तुम्हारी इच्छा भी है कि नहीं यार लेना है, लेना तो नैया पार का ही लेना है। फिर फैशन में आ गए। फैशन क्या चल रहा है? हुड़दंग लीला करना, मतलब टीचर हंसी मजाक कर रहा है, पढ़ाता कम है, माहौल ज्यादा बनाता है। लेकिन नैया पार में ऐसा नहीं होता। तो नैया पार बाजार के फैशन को फॉलो नहीं कर रहा है। नैया पार इसलिए पढ़ा रहा है जिससे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, अन्य इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चों का मनोरंजन हो जाए। तो नैया पार फैशन नहीं, मतलब फैशन चल रहा है कि हंसी मजाक हो, नैया पार पे नहीं हो रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो तुम इसकी मांग नहीं करोगे। अब किसी भी वस्तु को अप्लाई कर लो, जीन्स के लिए ले लो कि जीन्स लेने गए तुम, तुम्हारी जेब में पैसा है, दूसरा इच्छा है, अब फैशन नहीं होगा तो वो खरीदोगे नहीं। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक्स है वो महिलाओं की वजह से चल रही है। मांग और आपूर्ति महिलाएं निर्धारित करती हैं, क्योंकि महिलाओं में एक फैक्टर होता है फैशन। सबसे ज्यादा दिक्कत फैशन की है, और फैशन मांग को बहुत डिसाइड करता है। पुरुषों में फैशन को लेके इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। पुरुष के लिए लाल रंग केवल लाल होता है, महिलाओं के लिए लाल 12 प्रकार के होते हैं, फर्क पड़ता है। फैशन तो फैशन ही होता है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि आप तो बना दो, बिक जाएगा। पर बाद में देखा कि लोगों ने लेना खत्म कर दिया, मांग नहीं हुई, तो एक वैश्विक मंदी आई थी 1929 और 30 की। 1929 और 30 की जो वैश्विक मंदी है वो एडम स्मिथ के फेल्यूर का सबसे प्रमुख कारण थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था उत्पादन कर दो, मांग हो जाएगी। और फिर लोग मांग तो तब करें जब ये तीनों फैक्टर एक साथ हों, और जिसमें फैशन है ये तो समय के साथ बदलता है। तो देखो पहले लोग क्या खरीदते थे? मोटरसाइकिल राजदूत खरीदी, फिर राजदूत से होंडा पे आए, फिर होंडा से एक्टिवा पे आए, अब एक्टिवा से ओला पे आ गए। समझ रहे हो? अब कोई अगर पुराना मॉडल गाड़ी का बेचेगा तो बिकेगा क्या? कभी नहीं बिक सकता, फैशन में नहीं है। कोटक रील वाला याद करो, उसमें रील होती थी, किर्र करते थे। अब कोटक वाला अगर कोटक रील बेचता घूमे, बिकेगा नहीं, फैशन में नहीं है। अब कोई घड़ी की दुकान में घड़ी बेचेगा, बिकेगा नहीं, फैशन में नहीं, लोग मोबाइल में देख रहे हैं। तो हमको ये सीखना है कि समय के साथ फैशन बदलता है। तो जब फैशन बदलेगा तो फिर उस चीज की मांग नहीं होगी, और अगर मांग नहीं हो रही है तो जो उसने उत्पादन करके रखा है वो तो उसका इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया, तो वो कंपनी डूब जाएगी। अगर वो कंपनी डूबेगी तो एडम स्मिथ का सिद्धांत भी डूब रहा है।
पर अगर वर्तमान में खड़े होकर देखें तो एडम स्मिथ अभी मरा नहीं है। जैसे ओला आना, डोमिनोज आना, केएफसी आना, ये क्या है? इन लोगों ने सीधे उत्पादन कर दिया, यानी ओला की सर्विस आ गई, जोमेटो की सर्विस आ गई, स्विगी की सर्विस आ गई। तुमने डिमांड नहीं की थी, तुम्हें तो पता भी नहीं था स्विगी क्या है, उन्होंने तो सर्विस दे दी और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे तुम ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, तो क्या तुम इसमें से कई ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, फोन नंबर नहीं होगा, क्या तुमने मुझे फोन करके कहा था कि मास्टर साहब कोर्स लॉन्च कर दो? इसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं है कोर्स लॉन्च कर दो, फिर भी अभी क्लास पढ़ रहे होंगे। यानी आपने मुझसे डिमांड नहीं की, फिर भी मैंने उत्पादन किया और आप इसको देख रहे हो, यानी कि उत्पादन करने के बाद बिक रहा है। बोलो हाँ या ना। बस कब बिकेगा? वो इन 3 चीजों में फिट होना चाहिए। इसका मतलब मेरा पढ़ाना तुम्हें समझ में आ रहा, तुम फैशन में मान रहे हो इस चीज को। तो जब मंदी आई थी, वो इसी कारण से मंदी आई पूरी दुनिया में। अब ज्यादा लंबा इसमें फंसूंगा तो फिर क्लास फंस जाएगी। हमें अपने मुद्दे पर पहुंचना है, हमें अपने मुद्दे पर पहुंचना है। फिर इसके वर्सेस में आता है मैनॉर्ड कीन्स। कीन्स ने उल्टा किया। कीन्स ने कहा था भैया उल्टे हो, सीधे हो जाओ, मांग अगर करोगे तो उत्पादन होगा। बस वो कहता है कि तुम तो मांग बढ़ा दो, और मांग बढ़ाने में ये 3 फैक्टर प्रमुख हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा है? इनकम। अगर तुम्हारी जेब में पैसा डाल दूं फालतू का एक्स्ट्रा, फिर फैशन नहीं दिखोगे, तुम्हें लगेगा ठीक है डला रहेगा, क्या दिक्कत है। तो कीन्स ने एक फॉर्मूला दिया था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब है उपभोग पर किया गया खर्च, निवेश पर किया गया खर्च, कल्याण पे किया गया खर्च, आयात निर्यात पे किया गया खर्च। इसमें से कोई भी अगर खर्च आप बढ़ाते हो तो याद रखना है, खर्च का एकमात्र उद्देश्य होता है मांग बढ़ाना। आप क्यों खर्च कर रहे हो? या तो वस्तु या सेवा की मांग कर रहे होगे, और जब जब कोई भी खर्च होगा मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उसके लिए उत्पादन होना स्वाभाविक है। तो बस इन्होंने इतना फर्क किया है, कीन्स और एडम स्मिथ में बेसिक फर्क यही है। आशा करता हूं कि ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दा हमारा क्या है? मुद्दा है कि हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में बेसिक सी चीजें समझी। अब अर्थव्यवस्था तो पूरी हमें क्लास करनी ही करनी है, तो अब हम दोबारा अर्थशास्त्र की चर्चा उतनी नहीं करेंगे। अब अर्थव्यवस्था का मतलब है अभ्यास करना, और वही अभ्यास तो इस पूरे यूनिट में हम लोग करने वाले हैं। और उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसी पर पूरी क्लास चल रही है। अब पॉइंट ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू बताओ। अब अर्थव्यवस्था का मतलब व्यवहार करना है, भारत कर रहा है। अब इसके व्यवहार जो हो रहा है उसका मौलिक पहलू क्या है? मौलिक पहलू का मतलब बताओ। हमें इन पर बात करनी है, घटकों की बात करनी है कुल मिला के। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये जो भी मौलिक पहलू काम करते हैं वो उसके लिए कुछ निर्धारक होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी। यह आर्थिक विकास के आर्थिक कारक माने जाते हैं। अगर ये नहीं है तो आर्थिक विकास नहीं हो सकता, मौलिक पहलू अस्तित्व में नहीं रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जाति प्रथा, परिवार, वंशानुगत कारक, सरकारी नीतियां, ये गैर आर्थिक कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कुल मिला के जो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू पढ़ने वाले हैं उनको प्रभावित करने वाले कारकों में इनको शामिल किया जाएगा। क्या मैं यहां तक आपको समझा पाया हूं? आइए मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा यह है कि मौलिक पहलू का क्या मतलब है, सिलेबस में जो ये दिया गया है समझिए। इंग्लिश अगर आप इसका देखेंगे तो यहां पे लिखा है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। अच्छा मुझे बताओ फंडामेंटल को गांव की भाषा में क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल का मतलब गांव की भाषा में है ढांचा। बाबरी का फंडामेंटल गिरा दिया, बाबरी का ढांचा गिरा दिया, ढा दी बाबरी। फंडामेंटल का मतलब ढांचा। अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं उसके ढांचा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और किसी भी अर्थव्यवस्था के ढांचा का मतलब होता है उसके घटक। वो घटक मैंने आपको बताए हैं। तो जिस बच्चे को ये मालूम है कि ये जो शब्द है ये अर्थव्यवस्था का ढांचा है, और उस ढांचे की हमें थोड़ी सी रखनी है जानकारी। उस जानकारी के बेस पर हमें पूरी क्लास आगे बढ़ाकर ले जानी है। ढांचा सर हम नहीं समझे। जैसे मान लो कोई घर है, मैं एक घर बना रहा हूं, ये लो। अब इस घर को टिकाने के लिए 4 पिलर मैंने बनाए।
इस घर को टिकाने के लिए मैंने 4 पिलर बनाए। तो ये जो 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर, ये एक्चुअली इस घर का बेस है, आधार है, फंडामेंटल है। अगर ये पिलर टूट जाएंगे तो पूरा का पूरा घर गिर जाएगा। तो ये जो घर है ये अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिला के जो हम अर्थव्यवस्था भारत की पढ़ने वाले हैं उसके पिलर क्या है, मौलिक पहलू क्या है, फंडामेंटल क्या है, यानी कि उसका ढांचा क्या है। क्या मैं ये बात समझा पाया हूं आपको? आ जाओ हम ढांचे की बात करते हैं। अब एक घर बनाने के लिए कई सारे पिलर हो सकते हैं, तुम तो डिजाइन जैसा बनाना चाहो घर का, लेकिन ये बात सही है कि 4 पिलर से एक छत खड़ी की जा सकती है छोटी मोटी। तो मिनिमम किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 पहलू तो होंगे। अगर तुम चाहो तो उसमें और पहलू जोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने अलग से जोड़कर आपको दिखाया भी था। अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाले पॉइंट को यहाँ पे वापस से इमेजिन करो। ये जो अर्थव्यवस्था के घटक हैं, यही घटक हमारे लिए मौलिक पहलू हो जाएंगे। तो हम इसमें उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोक वित्त ये तो शामिल करेंगे ही करेंगे। अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ शामिल करना होगा तो हम इनको कर सकते हैं, और अगर इनको नहीं भी करते हैं तो भी हमारा उत्तर पूरा माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से छत बनाने के लिए 4 पिलर की आवश्यकता है। अगर अधिक पिलर लगाना चाहते हो तो नुकसान नहीं है, लेकिन 4 से कम नहीं कर सकते, यानी पहलू कम से कम 4 तो लिख के आने ही पड़ेंगे। अब वो 4 पहलू क्या है समझिए। पहले ही बताओ अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन। अच्छा, ये जो संसाधनों का प्रबंधन हम कर रहे हैं ये बिना मौलिक पहलू के नहीं कर सकते, मतलब बिना खंभों के नहीं कर सकते। कुल मिला के इसको प्रबंधित करने के लिए हमको हथियार चाहिए होंगे। अब हथियार लिख के मत आ जाना मेंस में, वहां पे नहीं, हथियार लिख दो, है ना, तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा मास्टर गुंडा प्रकृति का है, हथियार शब्द यूज कर रहा है। कल को मैं पौवा लिख दूं तो क्या पौवा लिख के आ जाओगे? चकना लिख दूंगे चकना लिख के आ जाओगे? अब कोई भी अर्थव्यवस्था संसाधनों का प्रबंधन कैसे करती है, उसके 4 पहिए हैं या 4 पिलर हैं या 4 पहलू हैं। सबसे पहले वो प्रयास करती है उत्पादन क्षेत्र। एक जो खंबा है वो है उत्पादन क्षेत्र, दूसरा खंबा है उपभोक्ता क्षेत्र। अब उपभोक्ता क्षेत्र की जगह वर्ग कर दे रहे हैं। तीसरा है आपूर्तिकर्ता संस्थाएं, और चौथा है नियंत्रक संस्थाएं। अब इसके अलावा तुम्हें जो भी इसमें डायमेंशन, एस्पेक्ट्स, आयाम जोड़ने हैं वो तुम बड़ी ही आसानी से यहां जोड़ सकते हो, इसमें कोई हमें तकलीफ वाली बात नहीं है। पर सोचो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए भारतीय अर्थव्यवस्था के कोई 3 पहलू लिखिए, तो क्या लिख के आओगे? खड़ा हुआ हमारे, क्योंकि सिलेबस में तो पहलू लिखा है लेकिन उस पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है ना। अब इनको थोड़ा समझते हैं, पहले इसको समझो, क्योंकि मौलिक पहलू समझे बिना टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सबसे पहला पॉइंट, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू हैं उसमें है उत्पादक क्षेत्र की समझ होना। उत्पादक क्षेत्र में पहला, कहां उत्पादन करें, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कहां हो रहा है आपको मालूम ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि तुम्हें अर्थव्यवस्था की समझ है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में संसाधन का प्रबंधन होगा, और संसाधन में पहले संसाधन को उत्पादित तो करो। अब जब संसाधन को उत्पादित करोगे तो उत्पादन के क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे, और उत्पादन का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू हो जाएगा। तो उत्पादन के क्षेत्र में 2 डायग्राम बनेंगे, पहला कहां उत्पादन करें, और दूसरा जो बनेगा किसका उत्पादन करें या क्या उत्पादन करें। अगर मैं तुमसे बोलूं बोलो भारत में क्या क्या चीजें बन रही हैं,
क्या उत्पादन हो रहा है भारत में? ये जो मकर संक्रांति को पतंग उड़ा रहे हैं ना, अब ये पतंग भारत में बनने लगी हैं। नहीं तो भारत में आज से 15 साल पहले ये हालत थी कि कंघी भी बाहर से आयात होती थी। हालांकि अभी भी आयात हो रही है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट उतने हैं ही नहीं। जो छोटे छोटे खिलौने आप देखते हो वो सब बाहर से आयात होते हैं। हमने खिलौनों को आयात करना बंद कर दिया, प्रतिस्थापन किया आयात का। तो शब्द बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन। एक बार एमपीपीएससी ने 3 मार्कर्स में पूछा भी था। आयात प्रतिस्थापन का मतलब है अब हम खिलौने अपने देश में बनाएंगे, लोकल फॉर वोकल करेंगे। अब हमारे देश की कंडीशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं, लेबर अनस्किल्ड है, महंगा भी है, कच्चा माल अच्छा नहीं है, तो जो चीज बनेगी वो महंगी बनेगी। तो जो पहले डॉल यानी गुड़िया 100 रुपए की आती थी, वही गुड़िया 200 की हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि खिलौने महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि हम आयात प्रतिस्थापन के फेज में हैं। एक संक्रमण फेज है। इसके लिए हमें धरातल पर काम करना पड़ेगा, आधारभूत संरचना निर्मित करनी पड़ेगी, और इस ओर हम अग्रसर भी हैं। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था में किस चीज का उत्पादन हो रहा है और किस चीज का उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो इसका मतलब तुम्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू नहीं मालूम। पहले ये वाला पॉइंट समझो कि उत्पादन कहां करें। तो इसके कई सारे डायमेंशन खुलेंगे। जैसे कुछ लोग हैं जो उत्पादन कृषि में करना चाहते हैं, तो ऐसा उत्पादन जो कृषि और उसके संलग्न क्षेत्र से संबंधित है उसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। और अगर आप सिलेबस देखोगे तो हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यहां पर देखो बच्चों, कि कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान पढ़ो। अब चूंकि ये हमारा मौलिक तत्व है, मौलिक पहल है या नहीं है, तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे 1-2 दिन के बाद, वो निश्चित तौर पर हम इसका योगदान पढ़ने वाले हैं। पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू का हिस्सा है। मौलिक पहलू का मतलब हमको ये मालूम होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे होंगे जो कृषि से आ रहे होंगे और उसके संलग्न क्षेत्र, मछली पालन, पशु पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, गधे पालन, तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे कि जो कृषि में है, बताओ भारत की कितनी जनसंख्या इसमें संलग्न है, बताओ कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र जो भारत की कुल कमाई हो रही है उसमें ये कितना योगदान देते हैं। यही है एमपीपीएससी 2 मार्कर्स। फिर दूसरा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो भारत में उत्पादन कर रहे होंगे उद्योग से, टाटा बिरला लोग, तो इनको कहा गया द्वितीयक क्षेत्र। फिर एक और है जिसे हम बोलते हैं सेवा, जैसे मैं सेवा दे रहा हूं, मास्टरी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये सेवा में आते हैं, तो इसको कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। अब ये जो 3 क्षेत्र हैं ये है परंपरागत क्षेत्र, यानी कि किसी व्यक्ति की जायज औलाद है, नाजायज भी होती है। अब इसके अलावा 1-2 नए क्षेत्र और खुले हैं जिनको बोला जाता है चतुर्थ क्षेत्र, और एक नया खुला है पंचम क्षेत्र। तो हमसे अगर पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को लिखिए, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है आप देखो यहां पर और बताओ। सिलेबस में केवल हमसे कहा है कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र, सेवा यानी तृतीय क्षेत्र। चतुर्थ और पंचम क्षेत्र का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी होते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि उत्पादन होगा कहां, तो या तो कृषि क्षेत्र में होगा, या उद्योग क्षेत्र में होगा, या सेवा क्षेत्र में होगा। अगला प्रश्न है कि उत्पादन करें किसका, मतलब 2 चीजें होती हैं, आप समझिए। एक होता है उपभोग वस्तु, इसका उत्पादन करें, या फिर उत्पादन वस्तु। सर हम तो ये कंफ्यूज हो गए, आप क्या लिख रहे हो, मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। ये इंडिया है, यह इंडिया में एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बनता है बिस्किट पार्ले जी का। तो ये जो पार्ले जी बिस्किट बन रहा है इसको आप खा सकते हो, हाँ, जिसको आप खा सकते हो, खाने के बाद आपको संतुष्टि हो, समझ जाना कि आपने उपभोग किया है। पर सोच कर देखो, इस बिस्कुट को बनाने के लिए यहां पर कोई मशीन चल रही होगी। मेरे कहने का मतलब समझो, भारत में ट्रक बन रहा है,
पर ट्रक बनाने के लिए जो मशीन है वो भारत में बनती है या नहीं बनती है। यानी हम किस चीज का उत्पादन करें, उस चीज का उत्पादन करें जो हम आम नागरिक यूज करते हैं, या उस चीज का उत्पादन करें जिससे उत्पादन होता है। तो आप देखोगे भारत में बड़ी बड़ी मशीनों का उत्पादन नहीं होता, हम मशीनें आयात करते हैं, फिर उन मशीनों से हम जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनको उपभोग की वस्तु कहा जाता है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम एक्चुअली उत्पादन किस चीज का कर रहे हैं और उत्पादन कहाँ कर रहे हैं। तो समझ जाना कि आप अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू जानते हैं। तो एक यहां से क्वेश्चन आएगा और एक यहां से क्वेश्चन आएगा। यहां से क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी समझ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग, अगर आप देखोगे, एप्पल का भी प्लांट लगाया या सेकेंड हैंड लगवाया, हमने हेलीकॉप्टर के लिए भी अभी नया प्लांट लगाया। तो जो हेलीकॉप्टर के लिए हम प्लांट लगा रहे हैं, ये उपभोग या उत्पादन क्यों आएगा, कैटेगरी डिसाइड करनी चाहिए। तो हम किस चीज का उद्योग लगा रहे हैं, ये हमारी उपभोग की प्रवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है, और यही हमारे उपभोग के क्षेत्र का एक पहलू माना जाता है। अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आगे जो कंटेंट दिया गया उसको रट लो और एग्जाम में जाके लिखाओ, काम हो जाएगा। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। तो एक क्षेत्र समझ में आ गया कि जब भी पॉइंट आएगा कि उत्पादन का क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था का एक पहलू हो गया। फिर दूसरा पहलू है उपभोक्ता वर्ग। जैसे ही हम उपभोक्ता वर्ग लिखेंगे यहां पर, ये भी क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था का एक पहलू है। तो इसके दो पॉइंट हो जाएंगे। पहला, उपभोक्ता है कौन, और दूसरा उपभोक्ता के प्रकार। तो जो उपभोक्ता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है निजी उपभोक्ता, और एक हो सकता है सरकारी उपभोक्ता। अब हालांकि ऐसे कोई उपभोक्ता की कैटेगरी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि सरकार में भी जो लोग बैठे हैं, जो नियंत्रण करता है, वो भी तो एक प्रकार से उपभोक्ता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में उत्पादक भी उपभोक्ता होता है। मम्मी खाना बना रही हैं, उत्पादक हैं, तुम लोग ठूस रहे हो, तुम उपभोक्ता हो। मम्मी किचन साफ करने के बाद फिर वो खाना खाएंगी ना, तो उत्पादक ही उपभोक्ता हो सकता है ना। तो सरकार भले ही उत्पादन कर रही हो, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको कागज पेंसिल चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी तो उपभोग करेंगे, तभी तो लिखा पढ़ी हो पाएगी। तो उत्पादक ही उपभोक्ता है। तो इस नजरिए से जो उपभोक्ता है वो निजी, यानी हम लोग भी हो सकते हैं और सरकार भी हो सकता है। तो उपभोक्ता को लेकर तो ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन उपभोक्ता के प्रकार को लेकर प्रश्न आ सकता है। जैसे एक होते हैं उच्च वर्ग, फिर एक होता है मध्यम वर्ग, और एक होते हैं निम्न वर्ग। अब इसमें हमने क्या लगाया है, उच्च, इसमें क्या लगाया है, निम्न। इसका मतलब है भाई नीचे से लेके ऊपर तक अंतर है। अंतर का मतलब असमानता है। अब तुम बताओ, अगर असमानता है तो प्रबंधन हो सकता है क्या? अगर प्रबंधन होता तो फिर असमानता ही क्यों होती साहब? तो अगर मुझे अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को समझना है और इकोनॉमिक्स को समझाना है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो असमानता है ये कम हो जाए, यानी कि गरीबी जो है ये कम हो जाए। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं, बेरोजगारी। तो टॉपिक में देखो ध्यान से, गरीबी और बेरोजगारी भी दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। आप आ जाइए, हमें सिलेबस को ऊपर से नीचे ही उठा के रख लेते हैं, बार बार ऊपर ना जाना पड़े हमें। गरीबी बेरोजगारी ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 में दिया गया है गरीबी और बेरोजगारी। अब यहां से बात समझ में आई कि जो असमानता आई है ये इसलिए आई है क्योंकि प्रबंधन नहीं हो पाया। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में प्रबंधन अगर नहीं है तो वो अर्थव्यवस्था नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि प्रबंधन करने का, यानी इस असमानता को खत्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर हम समावेशी विकास लाएंगे। सिलेबस में है, बिल्कुल है। हम सतत विकास लाएंगे। समावेशी और सतत विकास के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन बहुत जरूरी है, और वित्तीय समावेशन हमारे टॉपिक में दिया गया है। तो जब हम उपभोक्ता को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये क्यों करना पड़ रहा है वित्तीय समावेशन, जिससे कि जो असमानता है वो असमानता को कम किया जाए। इसके लिए प्रबंधन करना पड़ेगा, और प्रबंधन करने का एक तरीका वित्तीय समावेशन हो सकता है। तो उपभोक्ता वर्ग से हमको ये सीखने को मिला। अब तुम कुछ बताओ, जहां उत्पादन हो रहा है ये उपभोग हो रहा है, अगर ये दोनों लोग आपस में साठ गांठ कर लें
तो संसाधन किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। अब संसाधनों का निर्धारण कैसे होगा, तो उसके लिए हमको नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर संसाधन पर निजी नियंत्रण है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और संसाधनों पर अगर सरकार का नियंत्रण है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था, और संसाधन पर अगर दोनों का नियंत्रण है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्थाओं में नियंत्रण की भी भूमिका होती है। सामान्यतः निजी का मतलब होता है बाजार की शक्तियां। तो जिस अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियां संसाधनों पर नियंत्रण करती हैं उसे हम पूंजीवादी कहते हैं, और जहां सरकार का हस्तक्षेप होता है उसे हम समाजवादी कहते हैं। निजी अर्थव्यवस्था का समर्थक थे एडम स्मिथ, और समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे कीन्स ने। तो अगर हमसे पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पुरानी है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पुरानी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुरू में आई है, बाद में वो समाजवादी के रूप में हुई, फिर वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में बनी। अब वापस से सब पूंजीवादी बनते चले जा रहे हैं। अब बहुत कम अर्थव्यवस्था हैं जो समाजवादी बनना चाहती हैं। तो जो नियंत्रक संस्थाएं यानी कि सरकार या निजी या बाजार की शक्तियां, वो उत्पादन को भी नियंत्रित करती हैं और उपभोग को भी नियंत्रित करती हैं। अब उत्पादन को और उपभोग को नियंत्रित करने की क्यों जरूरत है? संसाधन कम है, लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं, आवश्यकता को पूरी की जा सकती है संसाधन से। अर्थव्यवस्था का एक ही काम है, आवश्यकताओं को पूरा करना। एक ही काम है अर्थव्यवस्था का, आवश्यकताओं को पूरा करना। इच्छाओं को अर्थव्यवस्था पूरा नहीं कर सकती, और जो लोग इच्छा पाल के बैठे हैं उनके लिए नियंत्रण का होना जरूरी है। इसीलिए नियंत्रक संस्थाएं यहां पर आ गई हैं। अब ये नियंत्रक संस्थाएं कैसे आती हैं? जब लगेगा कि उत्पादन क्षेत्र बहुत गलत उत्पादन कर रहा है तो इनके पास टैक्स लगा देंगे। जब लगेगा कि जो उपभोक्ता वाले हैं वो निम्न आय वर्ग वाले हैं, कम उपभोग कर पा रहे हैं, तो उनको हम सब्सिडी दे देंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि समावेशी बना रहे, असमानता ना रहे, लोगों की किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उत्पादन वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है तो इसे टैक्स लगा दो तो इसके पास पैसा कम हो जाएगा, सब्सिडी दे दो तो इधर पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो संतुलन बना रहेगा। फिर लास्ट ये है कि जो ये आपूर्ति करता है, क्योंकि कीन्स ने कहा है कि मांग होगी तभी तो उत्पादन होगा, तो जो ये उत्पादन क्षेत्र है ये इसलिए जिंदा है क्योंकि उपभोक्ता वर्ग मांग कर रहा है। अब उपभोक्ता वर्ग मांग कब करेगा? जब उपभोक्ता उसको खर्च करेगा, और खर्च करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। याद रखना है, अर्थव्यवस्था में पैसा धुरी है, केंद्र है, और पैसे की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहा जाता है। तो इसका एक जो पहलू है वो है वित्तीय संस्था, जिसमें हम सेबी पढ़ेंगे जो दीर्घकालिक पैसे उधार देता है, और हम आरबीआई पढ़ेंगे जो अल्पकालिक पैसे उधार देता है। तो सेबी और आरबीआई ये वित्तीय संस्थाओं के रूप हैं, इसीलिए सिलेबस में दिया गया है और हम उनको पढ़ के भी जाएंगे। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? टैक्सेशन है, सब्सिडी है, सेबी आरबीआई है, बोलो हाँ या ना। अब कभी कभी क्या होता है कि सेबी और आरबीआई के पास भी पैसा नहीं है, तब शेष विश्व के साथ हम संबंध बनाते हैं, फिर हम करते हैं आयात और हम करते हैं निर्यात। तो हमें फिर शेष विश्व के साथ संबंध बनाने हैं। फिर जब हम शेष विश्व के साथ संबंध बनाएंगे तो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, WTO है, UNO है, विभिन्न प्रकार की बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन संस्थाओं को हमको पढ़ना पड़ेगा जैसा कि सिलेबस में दिया गया है। तो अब बताओ ये अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू समझ में आए या नहीं आए? तो अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू क्या है, क्लियर हो गया। अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू को, बहुत सारे मौलिक पहलू हैं, उनमें से हमें कुछ पर फोकस करना है। कैसे? पहला विशेषताएं, फिर विकसित भारत, यह भी अर्थव्यवस्था का मौलिक पहलू है, फिर योगदान, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, प्रमुख फसलें, ये सब के सब अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलू के अंतर्गत आते हैं। तो इतने पहलुओं पर हमको अपने नोट्स बनाने हैं बेस बनाते हुए। अब बोलिए, क्या मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं? मौलिक पहलू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया है? आशा करता हूं एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आइए शुरुआत करते हैं हम अपने ड्रामा से। हमारा ड्रामा पहला क्या है? हम लोग करने वाले हैं अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब ये अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मैं यहां पर बोल दूं कि इसमें 3-4 डायमेंशन खुल सकते हैं। जैसे पहले तो देखो, अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता, दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक जैसी हैं। अब हमसे वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, या हमसे पूछ रहा है भारत के अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, या हमसे पूछ दे यूएसए की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। हकीकत यह है कि अर्थव्यवस्था की जो कॉमन विशेषताएं वो सभी के ऊपर फिट होती हैं। तो मैं पहले आपको अर्थव्यवस्था की विशेषता बता देता हूं, आप उनको रट लो।
और सोच कर देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए और तुमसे कुछ भी नहीं बन रहा है, तो तुम इन्हीं 3-4 पॉइंट को लिख के चले आना। नंबर तो नहीं मिलेंगे, पन्ना तो खाली नहीं छोड़ोगे। अब 7 में से 1-2 नंबर दे देगा, दया भावनाम तो दे दे, पर इससे बेस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को पढ़ने से पहले अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को पढ़िए। मैं यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, उसने स्पष्ट कहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ना है, पर उसको पढ़ने से पहले अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ लो तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। आइए बेस बनाने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो जितने भी पुराने खलीफा हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पे? अर्थव्यवस्था की विशेषता। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या भारत के अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या यूएसए की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पर अगर लिख दें तो व्हाट गोज माय फादर, नथिंग। क्या जाएगा माय पापा का? कुछ नहीं। अगर वो लिख भी देते हैं तो मैं तो बस ये लिखूंगा कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें आर्थिक संस्थाएं मानव निर्मित हैं। अब आर्थिक संस्थाएं कौन है? जो आपूर्ति का काम करती हैं। तो आर्थिक संस्थाएं बनाई किसने हैं? अब संस्था का मतलब बिल्डिंग समझ लो। अब बिल्डिंग एलियन तो बनाने आएंगे नहीं। और याद रखना अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी परिभाषा है जितनी भी अप्राकृतिक क्रियाएं होती हैं उनसे लाभ हो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अप्राकृतिक जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो यानी कृत्रिम। तो कोई भी अर्थव्यवस्था हो आर्थिक संस्थाएं मानव निर्मित होंगी, पहली विशेषता। अब यह भारत में भी लागू होगा, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। दूसरी विशेषता है जो भी गतिविधियां हैं वो स्तर में, जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके स्तर में परिवर्तन होता जाता है। शुरुआत में कृषि क्षेत्र में ज्यादा योगदान था, फिर उद्योग में हुआ, अब सेवा क्षेत्र में हो रहा है। तो परिवर्तन होता जाता है। शुरू में मैं स्लो बोल रहा था, लास्ट में आते आते मैं तेज और चिल्ला के पढ़ाने लगा। तो समय के साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है उत्पादक उपभोक्ता दोहरी भूमिका में होते हैं। मैंने मम्मी वाला उदाहरण समझाया था, खाना भी बना रही हैं और खा भी रही हैं, तो मम्मी ही उत्पादक हैं और मम्मी ही उपभोक्ता हैं। बोलो हाँ या ना? अब ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी तुम्हारे लिए उत्पादक हुआ और तुम उपभोक्ता हुए। पर जब यह लेक्चर अपलोड होगा तो टीम एक बार फिर से देखेगी। अब जो जहां टाइपिंग रूम बना हुआ है वो जब देख रहे होंगे, एडिटिंग हो रही होगी, तो मेरे कानों में भी आवाज आएगी। हो सकता है मेरे को पूछा जाए कि सर देखिए इसमें कोई करेक्शन अरेक्शन तो नहीं है। हालांकि किसी वीडियो में करेक्शन की गुंजाइश कम ही रहती है, फिर भी एक बार पूरा चेक करना जरूरी रहता है। गलती तो हो ही जाती है ऑनलाइन में, एक तो फैक्ट तो गलत हो ही जाते हैं मेरे से। तो मैंने पढ़ाया, मैंने ही देखा, तो मैं ही उत्पादक मैं ही उपभोक्ता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उत्पादन, उपभोग और निवेश ये इसके आवश्यक तत्व हैं। अरे ये उत्पादन क्या है बोलो जल्दी से? मौलिक पहलू। उपभोग क्या है? मौलिक पहलू। निवेश, निवेश का मतलब आपूर्ति करना, वित्तीय संस्था। तो ये सब क्या है मुझे बताओ? मौलिक पहलू। अगर आप याद कर पा रहे हो, मौलिक पहलू में मैंने आपको घटक सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं? घटक। तो यहां पर देखो, लोक, वित्त, विनिमय, वितरण, उपभोग, उत्पादन, यही एक्चुअली अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू हैं। पूरी इकोनॉमिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप समझ जाओ तो राजा बाबू हो। अगला, विनिमय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अब मुद्रा तो अर्थव्यवस्था की धुरी है। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की परिभाषा जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करूंगा। मुद्रा वाला पॉइंट मुद्रा पे छोड़ देते हैं। अगला, जीविका प्राप्त करने की पद्धति है। अगर कोई तुमसे कहे कि अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, तो बोल दो जीविका प्राप्त करने की पद्धति अर्थव्यवस्था कहलाती है, बात खत्म। या बोल दो कि अप्राकृतिक सभी मानव जनित क्रियाएं जिनसे लाभ हो अर्थव्यवस्था कहलाती है। या बोल दो संसाधनों के प्रबंधन करने का अभ्यास अर्थव्यवस्था कहलाती है। या बोल दो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अभ्यास अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर आप चाहो तो जैसे चाहो वैसे आंसर को लिख सकते हो। और एक पॉइंट याद रखना है कि आर्थिक विकास करना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और यहीं से एक प्रश्न आएगा कि आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये है आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारक, जिसमें आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक दोनों को बाबा ने शामिल कर दिया है। अब सर ये तो क्लियर हो गया कि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं,
अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये जो शब्द हैं ये हमें थोड़ा सा बचा लेंगे। अब रट पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुद्दे की बात ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं ये बताइए। अब हम इसको 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी उसमें टॉपिक भले ही लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ के आइए, तो हम इसमें तीनों डायमेंशन के हिसाब से आपको उत्तर बता दे रहे हैं। सोचो अगर वो 3 नंबर में पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, तो आप लिख के आना, पहली विशेषता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरी विशेषता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तीसरी विशेषता है क्षेत्रीय उत्पादन को बढ़ावा देना। ये जो सबसे विशेषता है बिल्कुल नई विशेषता है, यह सरकार की कामयाबी को भी दिखाती है, उसकी पहल को भी दिखाती है, इसलिए ये पहलू जोड़ना जरूरी है। अब 7 मार्कर्स में आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताइए, तो फिर आप इस प्रकार से ये ग्राफ बनाकर आएंगे। एक होगा आर्थिक विशेषताएं, जिसमें प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। द्वैध अर्थव्यवस्था, जिसमें हम समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि हम बैंकिंग वाले सेक्टर में पढ़ेंगे। आयात प्रतिस्थापन, विश्व व्यापार के साथ इसको पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति निम्न आय, जीडीपी वाले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। डिजिटलीकरण, ये जो है ये आर्थिक विशेषताओं में शामिल होती हैं। अब ये टॉपिक सब आगे आने वाले हैं, तो अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आप इनको लिख लो, जैसे क्लास आगे जाएगी, जब जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे ये पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक विशेषताओं में क्या है? धार्मिक कट्टरता, ये हमारी अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता का पार्ट है। रूढ़िवादिता, सामाजिक जड़ता, संकुचित दृष्टिकोण और सामाजिक कुप्रथाएं, जैसे कि दहेज प्रथा, मृत्यु भोज प्रथा, यह भी हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं कि दहेज और मृत्यु भोज प्रथा के चलते अर्थव्यवस्था को कहीं फायदा होता है, कहीं नुकसान होता है। फायदा कैसे होगा कि जैसे मृत्यु भोज कराना है तो भाई आटा लाना पड़ेगा, सब्जी लानी पड़ेगी, कारीगर लगाने पड़ेंगे, तो वो खर्चा होगा और खर्च मांग को बढ़ाता है और मांग अर्थव्यवस्था में जरूरी है। पर जो व्यक्ति ये काम कर रहा है वो गरीब है, तो स्थितियां बदल सकती हैं, तो वो गरीबी के और चक्कर में फंस जाएगा, जैसे गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। इसलिए इसको विशेषताओं में हम शामिल कर सकते हैं। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जब मैं गरीबी बेरोजगारी पढ़ाऊंगा तो इन पर बात करूंगा, और जो अन्य टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इन पर बात करूंगा, तो इनका डिटेल में कंटेंट हमको मिलता जाएगा। फिलहाल अगर इस ग्राफ को ही बनाकर आ जाएंगे 5 नंबर में, 7 नंबर वाले क्वेश्चंस में, तो मुझे लगता है कि वो थोड़े बहुत दया भावना दिखा देगा। क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि सर और अगर इस क्वेश्चन को डायमेंशन पे ले जाएं तो कैसे बना सकते हैं। मान लो अब क्वेश्चन आ गया है 10 नंबर से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, तो एक पहलू इसका ये हो सकता है, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको मैं 2 हिसाब से लिखूंगा। तो पहला डायमेंशन ये रहा, और ये डायमेंशन में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकारों से निकाल रहा हूं। जैसे हो सकता है वो हमसे ये पूछ दे कि विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की विशेषताएं, या इमर्जिंग अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की विशेषताएं, या विकासशील देश के रूप में भारत की विशेषताएं। भाई अब भारत की विशेषताएं लिखने जा रहे हो, तुम्हें क्या मालूम भारत किस प्रकार का देश है? विशेषताएं तो तब लिखोगे ना जब तुम्हें अर्थव्यवस्था का प्रकार मालूम हो, जो कि हम आगे क्लास में सीखेंगे। तो हो सकता है वो हमसे ऐसे प्रश्न पूछे, तो हमने इस हिसाब से भी कंटेंट को इकट्ठा किया है। अगर वो हमसे 10 नंबर में या 7 नंबर में ऐसे पूछ दे कि भारत या अल्प विकसित भारत, या भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, उसकी विशेषताएं लिखिए, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भारत की जो विशेषताएं हैं वो ये हो जाएंगी। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर, आय एवं संपत्ति का असमान वितरण, व्यापक गरीबी, कृषि की प्रधानता, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और ऊंची निर्भरता का अनुपात, पूंजी का अभाव, मानव विकास का जीवन स्तर बहुत नीचा होना और तकनीक का पिछड़ापन। ये अगर भारत की अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित मान लिया जाए तो ये हमारे भारत की विशेषताएं हो जाएंगी। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत अल्प विकसित नहीं है। सपोज करो भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो क्या विशेषताएं हो जाएंगी? फिर ये विशेषताएं हो जाएंगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनसंख्या व्यावसायिक वितरण में स्थिरता, आधारभूत उद्योगों का विकास, सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी विस्तार,
घरेलू उत्पादन के उद्योगवार वितरण में परिवर्तन और डिजिटलीकरण एवं वित्तीय समावेशन, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अब तो प्रश्न पूछने वाला किस हिसाब से पूछेगा उसके लिए हम तैयार है ना। अगर वो अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित मान के पूछेगा तो ये वाली विशेषताएं लिख देंगे, अगर वो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित मान के पूछेगा तो ये वाली विशेषताएं लिख देंगे, अगर वो भारत की अर्थव्यवस्था को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था मानता है फिर उसकी विशेषताएं लिखता है पूछता है तो फिर हम ये वाली विशेषताएं लिख देंगे, जिसमें तीव्र वृद्धि दर, मुद्रा की परिवर्तनशीलता, जननांकीय लाभांश की स्थिति, संक्रमणकालीन प्रकृति, नियामक निकायों की उपस्थिति, कम प्रति व्यक्ति आय, उच्च अस्थिरता और विकास की संभावनाएं, ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी के गुण हैं। और अधिकांश लोग मान रहे हैं कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी ही है जो अल्प विकसित से विकासशील की ओर जा रही है। हालांकि विश्व बैंक ने इस प्रकार की कैटेगरीज को खत्म कर दिया है, जो हम आगे बात करेंगे जब हम आपको क्षेत्रक पढ़ाएंगे तब। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर हमसे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, तो विकसित के रूप में, इमर्जिंग के रूप में और विकासशील के रूप में, तीनों के रूप में लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब इन सब में सबसे ऑथेंटिक आंसर भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होना चाहिए मेरी नजर में ये, जब आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, तो आप इसी ग्राफ को वहां छाप के चले आना, आपका काम हो जाएगा। जब आप ये वाला डायग्राम या टी ग्राफ जो भी आप बोल रहे हो इसको छापेंगे तो इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं सबको डिस्क्राइब नहीं करना है, 4-5 पॉइंटों को फैक्ट के साथ डिस्क्राइब कर देना। जैसे मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 कैटेगरी में बांट लिया, उदाहरण के लिए परंपरागत अर्थव्यवस्था, समकालीन अर्थव्यवस्था और नवीन अर्थव्यवस्था। परंपरागत का मतलब शुरू से ही अर्थव्यवस्था के साथ चिपके हुए हैं, जो उसका ढांचा है। जैसे पहली विशेषता यह है कि कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल सही बात है, 68% लोग कृषि में लगे हुए हैं। दूसरा है ग्रामीण की 58% लोग कृषि में लगे हुए हैं, 68% लोग गांव में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार के फैक्ट आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा, पहले पॉइंट समझ लीजिए। जनसंख्या का अधिक दबाव, परंपरावादी समाज, ये हमारी अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषता है। समकालिक में लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। और जो नई अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, जिसे हम अमृतकाल की विशेषताएं कहते हैं, उसमें डिजिटलीकरण है, स्टार्टअप उद्योग है, गिग इकोनॉमी है, आयात प्रतिस्थापन है और उपभोग की बदलती प्रवृत्ति है। तो ये हमारी नई अर्थव्यवस्था की विशेषता है, या मैं इसको कह सकता हूं ये हमारी अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां हैं। आई बात समझ में? आइए डिटेल में कर लेते हैं। पहला पॉइंट, कृषि की प्रधानता। इसको 2 भागों में बांटना कि कितना श्रम बल कृषि में लगा हुआ है और जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। तो इसको मैंने तुलनात्मक रूप से किया कि 1951 में देखेंगे तो लगभग 70% लोग कृषि में संलग्न थे, वर्तमान में 58% लोग कृषि में संलग्न हैं। क्या पूरे भारत के? नहीं, जो कार्यबल है यानी जो रोजगार में लगे हुए हैं उसका 70 और 58%। जीडीपी में कितना योगदान है? 1951 में 55% योगदान देता था, 2023 में 19%। एक्चुअली ये 18.4% है, यहां मैंने लगभग लिखा हुआ है, बुद्धि का प्रयोग करना ध्यान से। एक साल पहले 17 था और उससे एक साल पहले 20% था, तो इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो हम जब क्षेत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर इस पर विशेष चर्चा कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। इतना फैक्ट आप लिख दोगे तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। इसमें आप लिखना कि जो जनसंख्या है वो 68% है गांव की। 10 में से 7 लोग ऐसे हैं भारत में जो गांव में रहते हैं। ऐसा नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण है, और भी दुनिया में कई लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक करते हैं, जैसे कि जापान में 34% लोग गांव में रहते हैं, यूएसए में 20% और ऑस्ट्रेलिया में 8%। इस लिहाज से तो हम पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो जाते हैं। इसमें और जोड़ सकते हैं कि 2017-18 के बाद महिलाओं की भागीदारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट बढ़ा हुआ है। कैसे? 1983 में 29% महिलाएं काम करती थीं, भागीदारी करती थीं, फिर यह 18% हो गया, यानी कि महिलाओं की भागीदारी 1983 से 2011 तक घटी।
फिर 2017-18 में और घटकर 12% आ गई। फिर अचानक से कोरोना के बाद महिलाओं की भागीदारी बढ़ती हुई दिखी, जो 20% के आसपास पहुंच गई। इसका प्रमुख कारण है द्वितीयक गरीबी। द्वितीयक गरीबी का मतलब पहले लोग काम कर रहे थे, महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं थी, वो घरेलू काम संभाल रही थी। कोरोना में कई लोगों की पतियों की मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से, घर में अकेली हैं तो मजबूरन उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा। तो इस प्रकार से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, ये एक रिपोर्ट में कहा गया है, जो मैं आगे चर्चा करूंगा बेरोजगारी और रोजगार पढ़ाते समय। तो ये दो फैक्ट यहां से उठा लिए। फिर जनसंख्या का अधिक दबाव, इसके फैक्ट क्या हो सकते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45% है। जनसंख्या दबाव को लाभ के रूप में भी लेना चाहिए, क्योंकि हम डिपेंडेंसी रेशियो को कम कर रहे हैं। लेबर पार्टिसिपेशन रेट अच्छा है हमारा। पुरुषों में अगर हम देखेंगे तो 2017-18 का 75% था, जो 2022-23 में बढ़कर 78% के आसपास हो गया है। वहीं महिलाओं में 23 से बढ़कर 37% हो गया है। ये फैक्ट अगर याद करके आप एग्जाम में जाओगे तो निश्चित तौर पर यह हमारी विशेषताओं को अच्छे से परिलक्षित करेगा। यहाँ विशेषताओं में प्रवृत्तियों को मैं शामिल करता हुआ चला जा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखेंगे तो 1960 में $83, वार्षिक वृद्धि दर अगर हम देखेंगे तो पिछले साल की अपेक्षा 3.53%। लेकिन 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि $2,389 वृद्धि प्रतिशत पिछले साल की अपेक्षा 6.72% है। अगर प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत देखा जाए तो 2007 में देखने को मिला था +27%, और सबसे कम अगर देखने को देखा जाए तो 1966 में देखने को मिला था -24.63%। लगभग $96 प्रति व्यक्ति आ गया था। यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि इस समय अकाल पड़ा था, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुई थी, पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया था और बहुत सारी हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। उन प्रॉब्लम को अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। फिर एक पॉइंट स्टार्टअप पे भी डाल देना, ये भी हमारी विशेषता है कि 2014 से पहले लगभग 350 थे, 2023 में 90,000 से ज्यादा हो गए, 2023 में 100 से ज्यादा हमारे पास यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप में एक पदवी होती है जो विभिन्न जो एक डिजिट को पार करने के बाद मिलता है, जैसे कि फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बना है। जब मैं उद्योग पढ़ाऊंगा, MSME पढ़ाऊंगा, इस पर डिस्कस करूंगा। वुमेन वर्ल्ड स्टार्टअप को अगर देखेंगे तो कंडीशन काफी अच्छी सुधरी हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट दिखता है। 2023 में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो लगभग $1.1 बिलियन के आसपास इसमें दिखाया जा रहा है। डिजिटलीकरण अगर कोविड के बाद देखते हैं तो 26%, ऑनलाइन बिक्री बढ़ी है, 58% ज्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं 2022-23 में। ये एक विशेषता है हमारी। P2M 35% ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अगर इतनी चीजों को हम लिख देते हैं विशेषताओं में, नोट्स में, तो काम हो जाएगा। ये वाला ग्राफ बनाना है 10 नंबर में, और ये चीजों को उठा के डाटा के साथ पुट कर देना है। अब विशेषताओं को और अच्छे समझना है तो मैं बस इतना कहूंगा, विशेषताएं तो तुम्हारे सिलेबस में भी छुपी हुई हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे आप सिलेबस को उठाओ, सिलेबस को उठाओगे तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। फसल प्रतिरूप विशेषता हो जाएगी, यानी कि कृषि प्रधान। राष्ट्रीय आय, इसमें प्रति व्यक्ति आय छिपा हुआ है। औद्योगिकरण, इसमें नीतियां छुपी हुई हैं। आधारभूत संरचना, इसमें परियोजनाएं छुपी हुई हैं। तो ये भी तो हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बता रहे हैं, और यही हमारी अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू भी हैं। अगर हमसे पूछा जाए अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू लिखिए, ये उठा के छाप देना। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के अगर आयाम खोलना चाहोगे तो किन किन आयामों पर उत्तर लिखा जा सकता है? एक तो आर्थिक क्रियाओं को लेकर उत्तर लिखा जा सकता है। दूसरा, प्रकार को लेकर, अर्थव्यवस्था के प्रकार को लेकर उत्तर लिखा जा सकता है। क्षेत्र को लेकर उत्तर लिखा जा सकता है। वस्तु एवं सेवाओं की प्रकृति को लेकर उत्तर लिखा जा सकता है, और संसाधनों की मानकीकरण को लेकर उत्तर लिखा जा सकता है। ये आयाम खोले हैं मैंने विशेषताओं के। पहला आयाम क्या है? आर्थिक क्रियाएं। तो इसमें कौन शामिल हो जाएगा? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोक राजस्व। तुम मुझे बताओ, यही तो हमारे पहलू थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही तो घूम फिर कर हमारे सामने आएगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था के प्रकार, इनसे भी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताओ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताओ, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता बताओ। ऐसे ही वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक इसी प्रकार से विकास के आधार पर विकसित, अविकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब बताओ, इनकी विशेषताएं नहीं पूछेगा? पूछेगा तो कंप्लीट कर लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब बताओ।
अब इसमें दो शब्द हैं, एक समाजवादी और एक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब बोलो क्या है? प्रबंधन करना। किस पर? संसाधनों पर। समाज का मतलब सरकार। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसको लिखेंगे कैसे? यह एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है जहां संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। भूमिका हो गई, विशेषताएं लिखो। पहला, उत्पादन के संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है। दूसरा, समाज का कल्याण उद्देश्य मतलब समाज का कल्याण हो, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता। विषमताओं में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं, जो साथ नहीं आ पा रहे उनको आरक्षण दे देते हैं या विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां दे देते हैं। तो इस प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाती है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। जब सभी लोग साथ चल रहे हैं तो संघर्ष किस बात का? स्वामित्व सभी का है, तो फिर कोई ऊंचा कोई नीचा कैसे हो गया? और लास्ट में लिख देना उदाहरण, जैसे रूस है, चीन है, पूर्वी यूरोप के कुछ देश हैं जहां समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण देखने को मिलते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि उदारीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब समाजवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है और बाद में वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रूप ले लेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब अर्थ समझना, अर्थव्यवस्था का मतलब प्रबंधन, पूंजी का मतलब निजी, तो जहां संसाधनों पर प्रबंधन निजी हाथों में होता है उसे पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब से इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है तब से इसका रूप देखने को मिलता है। तो जितनी भी अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं उसमें सबसे प्राचीन अर्थव्यवस्था का प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो क्या क्या आ जाएंगी इसमें? उद्यम की स्वतंत्रता होती है, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, मतलब जो उपभोग कर रहा है वो राजा होता है इसमें। लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, कल्याण की नहीं सोचते। बाजार की कीमतों का महत्व होता है, कुल मिला के बाजार की शक्तियों से निर्धारित होती हैं। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। उदाहरण के रूप में यूएसए, यूके, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, इसके बारे में डिटेल जो मैंने क्लास ली है वो एप्लीकेशन पे ली है ना। अब चूंकि यहाँ पे टू द पॉइंट पढ़ाना है, सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं चाहूँ तो इसी को 2-2 घंटे 3-3 घंटे डिस्कस कर सकता हूँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे नंबर पर। आप तो लिख के यही आओगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ ही रहा होगा। वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार अपनी भूमिका कम कर रही है, परिणाम स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का सृजन हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? सह अस्तित्व के आधार पर यह अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। इसमें सरकार और निजी दोनों की भूमिका संसाधनों पर होती है, यानी कि संसाधन पर नियंत्रण सरकार भी कर सकती है, निजी भी कर सकती है। विशेषता क्या है? आर्थिक नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसकी प्रमुख विशेषता है। कीमत प्रणाली का प्रभाव रहता है इस अर्थव्यवस्था में। लाभ के साथ साथ कल्याण पर भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसके अच्छे उदाहरण हैं। प्रभाव याद रखना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से उन्मुखता बढ़ती जा रही है। ये जो इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि समाजवादी से मिश्रित की ओर जा रहे हैं, तो बीच में फंस गए हैं, ना हम समाजवादी रहे ना हम मिश्रित रहे। क्लियर है ये बात? अब आता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक सर कहने का क्या मतलब हम नहीं समझे, समझा देते हैं अगला टॉपिक कहने का मेरा क्या तात्पर्य है। देखिए, हम लोगों ने अर्थशास्त्र पर बात की, हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात की, मौलिक पहलू पर हम लोग बात कर चुके हैं, हम अर्थ विशेषताओं को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब अगला टॉपिक हमारा ये नहीं होगा, अगला टॉपिक हमारा ये होगा जिसमें हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र पर बात करेंगे, और उसी के लिए हमने यहाँ पर ये वाली स्लाइड लगाई हुई है। इसका मतलब हमारा जो अगला टॉपिक है साहब वो ये है अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य उत्खनन आता है। द्वितीयक क्षेत्र निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आता है। और तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक सेवाएं, भंडार, व्यापार इत्यादि आते हैं। तो हम इन पर आराम से कल चर्चा करेंगे। कंटेंट आशा करता हूं कि आपके पास पहुंच गया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए